कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बच्चे अभी ऑनलाइन ये देखने के लिए आए हैं, तो ये तब वीडियो यूज करनी है जब एग्जाम से पहले पूरा पूरा चैप्टर आपको कंट्रोल में करना है। इस वाली वर्किंग के अंदर हम ट्राई करेंगे कि जितने भी एडिशनल पॉइंट आपको कंफ्यूज कर सकते हैं उसके ऊपर हम बातचीत कर लें। तो जो बच्चे ऑफलाइन बैठे हैं वो भी अपने नोटबुक के अंदर उन सभी डिस्कशंस को साथ साथ दोबारा से रिकनेक्ट कर लें, रिकैप कर लें, जो आपको अपना अटेम्प्ट के टाइम पे कंफ्यूजन दे सकता है। सबसे पहला थियोरेटिकल टर्म में सर इसका मीनिंग क्या होता है, ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है। सेकंड टाइम के अंदर कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते ही क्यों है उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। फिर आता है कुछ वर्किंग कि सर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का ट्रीटमेंट, रिजर्व को लेकर, डिविडेंड को लेकर, टैक्स को लेकर, मशीनरी सेल हुई है उसका ट्रीटमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट का ट्रीटमेंट, इन सभी वर्किंग को लेकर आप किस किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। तो फुल फ्लैश क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर दिया है तो उस वर्किंग को लेकर आप कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन साथ में चलेंगे तो बड़ा रिपीट होता हुआ टेलीकास्ट दिखने वाला है। तो आपके एग्जाम में इतना तो आपको पता ही है कि गिवन क्या होगा सर, एक सेम फॉर्मेट गिवन होगा, और फुल फ्लेज वाले लेवल पे हम जाते हैं तो उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ये नोट्स टू अकाउंट के बाद आपके सामने जो गिवन होंगी ये कुछ वर्किंग गिवन होंगी। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है तो आपके सामने इतना लेंथी पार्ट आने के चांस कम है क्योंकि 6 मार्क्स के अंदर वर्किंग आती है, लेकिन मैंने इसलिए इसको पिक किया कि एडिशनल पॉइंट के बहाने लगभग लगभग सब कुछ रिकैप आपके सामने हो जाए। करें वर्किंग स्टार्ट एक बार। तो सर कभी भी मेरे सामने कैश फ्लो स्टेटमेंट की वर्किंग आएगी और इस तरीके से इंफॉर्मेशन मेरे सामने पूछी गई होगी तो मुझे टोटल लेवल पर जो स्टेप्स अटेम्प्ट करके चलने हैं, सबसे पहले नेट प्रॉफिट निकालने को लेकर हमने प्रैक्टिस करवाई हुई है। क्या कैलकुलेट करने को लेकर? नेट प्रॉफिट। सेकंड पॉइंट में आता है कि आप एडिशनल इंफॉर्मेशन को लेकर अपना ट्रीटमेंट करके चलेंगे। थर्ड पॉइंट में आप नॉन करंट आइटम्स की हम बात कर रहे हैं। लास्ट स्टेप के अंदर हमारा करंट आइटम जो बच जाते हैं उनको लेकर वर्किंग चलने वाली है। अब जब भी ये नेट प्रॉफिट की हम बात करने वाले हैं तो इसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सेकेंड पॉइंट में जनरल रिजर्व को बातचीत लेके चलनी है। थर्ड पॉइंट में आपका डिविडेंड वाला पॉइंट है वो ट्रीट होना है। फोर्थ पॉइंट के अंदर टैक्स को लेकर वर्किंग होनी है। अब डिविडेंड मेरा इंटरिम भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी हो सकता है। तो इन सभी क्लॉजेस के अंदर आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब उनकी सेपरेट क्लियरिटी आपको होगी। अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं तो वहां एडिशनल में क्या क्या हो सकता है सर, मशीनरी सोल्ड को लेकर कुछ बात कर दी, बिल्डिंग फर्नीचर को लेकर हमारे सामने कुछ बोल दिया, तो उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन वाली वर्किंग मेरे सामने आ गई, तो वो सेपरेट लेवल की प्रैक्टिस मेरे सामने यहां मांगेगा। फिर दूसरा, डिवेंचर की इश्यू या रिडीम की डेट बोल दी जहां से इंटरेस्ट को लेकर कंफ्यूजन आ सकती है। सेम शेयर्स को लेकर यहां पर इशू की डेट को लेकर यहां पे कुछ बोल दिया। तो ये कुछ पॉइंट है। आज जो शीट आपको दी गई है इसमें जितने एडिशनल पॉइंट कवर है आप उनको भी कंट्रोल में कर लें, उससे बाहर जाने की नीड ही नहीं। तो ट्राई करेंगे कि आज कंप्लीट कंप्लीट सारी डिस्कशन थोड़ी लंबी चलने वाली है, तो माइंडसेट थोड़ा लेके बैठना। अभी हमारे पास अप्रोक्स 1.5 घंटे का टाइम इसमें हम लेके चलेंगे। तो जो भी आपको घर वालों को कम्युनिकेट करना है टाइमिंग को लेकर, बीच में कोई इंटरफेयर ना करे। एटलीस्ट 90 मिनट से पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट कंट्रोल में नहीं आने वाला। और जब एग्जाम टाइम पे इस वीडियो को देखें तो 2x करके फटाफट उन पॉइंट पे पहुंच जाए जहां जहां आपको वर्किंग रिकेप करना। तो तो इस नॉन करंट आइटम में क्या कहता है सर, बैलेंस शीट के वो आइटम जिनका अब तक ट्रीटमेंट आपने नहीं किया है। इन 2 स्टेप में जो जो ट्रीट नहीं हुए लेकिन करंट आइटम को लेकर काम नहीं करेंगे, मतलब क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल,
कैश, स्टॉक, इन्वेंट्री, डेटर, इनको लेकर ट्रीटमेंट लास्ट स्टेप पे आप लेके चलेंगे। ये सीक्वेंस रखने से क्या होगा, आपकी जो वर्किंग करने वाली क्लियरिटी है वो बेटर आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट करना स्टार्ट करेगी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि सर मुझे लेआउट थोड़ा सा समझना है। तो यहाँ पे जो स्टेप 1 है वो रिजर्व एंड सरप्लस का जो नोट्स टू अकाउंट है, यहां से उसकी डिसीजन स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ P&L का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा होगा, इसी के अंदर आपके सामने जनरल रिजर्व की बात दे रखी होगी। उसके अलावा जो 2 पॉइंट हैं, एक डिविडेंड और एक टैक्स, वो कहां गिवन होगा, डिविडेंड गिवन होगा आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर, और उसमें गिवन होगा प्रपोज डिविडेंड। तो लास्ट ईयर का जो प्रपोज होगा उसकी वर्किंग होगी, करंट ईयर के प्रपोज को इग्नोर करेंगे। मैं उन सभी टॉपिक को लेकर भी अलग अलग वीडियोस भी आपके सामने लेके आऊंगा कि जहां पर केवल डिविडेंड का ट्रीटमेंट आपको देखना हो, केवल टैक्स को लेकर वर्किंग करनी। तो एक बार आज का मेन टारगेट है फुल फ्लेश क्वेश्चन को लेकर। तो मैं जो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनके लिंक शेयर कर दूंगा। केवल डिविडेंड सीखना है, ओके, केवल प्रोविजन फॉर टैक्स की वर्किंग करनी है, केवल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वर्किंग करके चलनी है, क्योंकि उनके बिना ये फुल पार्ट अटेम्प्ट करना बहुत टेढ़ा टास्क है। सेकंड पॉइंट क्या बोला सर, एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो कहां मिलेंगी, जैसे ही आपकी वर्किंग पूरी होती है, ये रही सर एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या क्या, पहला पॉइंट एक बार नजर मारिए। पहले में बोला कि मशीन की बुक वैल्यू 40 वाली हमने सोल्ड कर दी 25 में, डेप्रिसिएशन चार्ज कितना किया गया उसके ऊपर बात की गई, प्रेफरेंस शेयर रिडीम के 31 दिसंबर को और उस पर प्रीमियम था 5% का, इंटरिम डिविडेंड था 15% जो कि इक्विटी शेयर पे दिया गया है और 31 जैन को दिया गया है। डिविडेंड 12% प्रपोज हुआ था प्रेफरेंस शेयर पे फॉर द ईयर एंडेड दिस ऑन 1 लाख एंड फॉर द ईयर 31 मार्च ऑन 2 लाख। फ्रेश इक्विटी शेयर वर इशूड अ प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31 मार्च। अगेन इतना पूरा बड़ा पॉइंट एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मेरे को एक ही कंटेंट ऐसा पिक कर रहा है सारे रिकैप हो जाएं, तो मैंने सारे एक लेवल पर आपके सामने रखे हैं, तो इसमें ऑलमोस्ट सारी बातें आपके सामने आ रही हैं। तो ये कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 2। रिकैप करते हैं। पहला स्टेप क्या था, नेट प्रॉफिट निकालना। नेट प्रॉफिट निकालने में कितनी बातें ट्रीट होंगी, 4, स्टेटमेंट ऑफ P&L, जनरल रिजर्व, डिविडेंड, टैक्स, इनका ट्रीटमेंट जहां जहां आपको डालना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तो आप आराम से डालिए। वो डालने के बाद आपके सामने आता है सर एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला पॉइंट। अब इसमें दिख ही रहा है, मशीनरी सोल्ड को लेकर वर्किंग है, प्रेफरेंस शेयर को, डिबेंचर को लेकर, इक्विटी को लेकर, इनको ट्रीटमेंट पॉइंट में डाला हुआ है। जैसे ही खत्म होता है फिर आपको देखना है कि बैलेंस शीट में अब भी कौन सा आइटम ऐसा बच गया है जिसको लेकर ट्रीटमेंट होना बाकी है, लेकिन वो करंट आइटम नहीं होना चाहिए। तो उसमें जो भी चेंज हुआ उसका इंपैक्ट आपको अपनी कैश फ्लो के अंदर पहुंचाना है। और लास्ट स्टेप जहां पर हम बात करते हैं करंट आइटम बच गए हैं उनकी वर्किंग, तो हम पूरा पूरा क्वेश्चन करने वाले हैं। आप अगर अभी वीडियो देख रहे हैं या फेस टू फेस पॉइंट में अभी बैठे हुए हैं, खुद पेन नहीं चलाओगे तो कुछ भी कंट्रोल में नहीं आने वाला। तो अपना फॉर्मेट पहले आप रेडी कर लीजिए, जिससे आप साथ साथ वर्किंग में आगे बढ़ पाए। जितने बच्चे भी हैं बैठ जाइए और अपने लेवल पर साथ साथ कंटेंट को लेके चलिए। फटाफट पहुंचेंगे सर रिजर्व एंड सरप्लस वाली वर्किंग के अंदर। अब यहां पे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ओपनिंग में 1 लाख है, क्लोजिंग में 250 है। फटाफट देखेंगे जल्दी से, खुद से पहुंचिए एक बार। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम को लेकर जो बोला हुआ है वो बाद में मिक्सअप करना है, अभी उसको कंफ्यूज में मत डालिए। आपके सामने देखिए क्या रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व ढूंढिए एक बार। क्या आपकी नोटबुक में, आपके क्वेश्चन पेपर में जनरल रिजर्व गिवन है क्या, नहीं गिवन है। क्या डिविडेंड गिवन है, भर भर के गिवन है, इंटरिम भी है, प्रेफरेंस भी है, ठीक है ना। तो उस डिविडेंड की इंफॉर्मेशन को लेकर
अच्छे खासे पॉइंट हैं आपके सामने, तो प्लीज पूरा ध्यान लेकर उसका ट्रीटमेंट समझना है आपको। आगे ढूंढिए, टैक्स गिवन है क्या? आप नहीं देख पा रहे हैं? बेटा सीट चेंज कर लीजिए, खाली ऐसे बैठ के आप नहीं कुछ समझ पाएंगे। आगे आ जाइए, ढूंढिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर टैक्स का अमाउंट आपको मिल रहा है क्या? तो आपके सामने अगर हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन को ढूंढते हैं तो ये रहा सर। कुछ बच्चों की तो ऐसी हालत है उनको ये तक नहीं पता ये आइटम मिलेगा कहाँ, ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात होगी उनके लिए। तो इसलिए आप साथ साथ प्रैक्टिस करके चलेंगे तो ये पूरा हेल्प करेगा। तो मैंने इजी वर्किंग नहीं उठाई है, मैंने पूरा पूरा कॉम्प्लेक्स जो बन सकता है केस वो कवर अप किया। हाँ, इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन वाले पॉइंट को लेकर डिटेल शायद गिवन नहीं है, क्या गिवन है देखना, तो वहां थोड़ा सा आपके ऊपर रहम कर दिया है। गॉट इट? करें शुरू? चलिए, तो सबसे पहला टास्क, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अकॉर्डिंगली हमें पहुंचना है नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल। क्या बोलना है सर? नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल। तो मुझे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग की बात कर रहा हूं मैं, ये सारी की सारी मैं लिख भी देता हूं इस हेडिंग के अंदर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ जी, तो सबसे पहला पॉइंट बोला कि नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल। तो मुझे बताएंगे एक बार डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग को लेकर। पॉजिटिव में, और आपने कहा जनरल रिजर्व तो गिवन ही नहीं है, तो उसकी बात अभी करेंगे नहीं हम। डिविडेंड को लेकर एक बार पहुंचेंगे फटाफट, क्या क्या डिटेल समझ में आ रही है जल्दी से डिविडेंड को लेकर। पढ़ लिया? डिविडेंड प्रेफरेंस भी आएगा, इक्विटी, इंटरिम, प्रपोज सब आएंगे। जितने भी डिविडेंड को लेकर पॉइंट हैं, कभी भी ये पॉइंट बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलने वाले, ये हमेशा आपके एडिशनल पॉइंट मिलेंगे। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर को लेकर अगर डिविडेंड ना भी बोला गया हो तो भी ऑटोमेटिकली उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर दे दिया है, उसके आगे रेट गिवन है, तो उसका ऑटोमेटिकली ये मतलब है कि हम इक्विटी वालों को अगर देने जा रहे हैं, हम अगर प्रॉफिट में हैं तो उनको मिलेगा मिलेगा, अलग से बोलने की नीड है नहीं। तो बिना कहे भी उसका ट्रीटमेंट करना है आपको, इवन क्वेश्चन इज साइलेंट। आ रही बात समझ में? देखिए पूरे सिलेबस में ना 3 ऐसे टेक्निकल चैप्टर हैं ये, जो इतना बड़ा रूप ले सकते हैं कि आप किसी भी लेवल पे कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। थर्ड बुक का कैश फ्लो, सेकंड बुक का शेयर, फर्स्ट बुक का फंडामेंटल। चेक, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, डिवेंचर, कॉमन साइज में इतनी दम नहीं है कि वो वैरायटीज में लेकर कुछ ज्यादा घुमाएगा, बट ये 3 चैप्टर अथाह सागर टच कर सकते हैं, किसी भी लेवल का एक्सट्रीम पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए इनकी मेहनत थोड़ा सेपरेट एक्स्ट्रा करनी है। डिवेंचर आपको नहीं आता है तो हद मार के 2 दिन देंगे, चैप्टर कंट्रोल में है। कॉमन साइज नहीं आता है, हद मार के 1.5-2 घंटा देंगे, चैप्टर कंट्रोल में है। एडमिशन नहीं आता है तो पूरा कंट्रोल करने के लिए 3 दिन काफी है, सारी वैरायटी कंट्रोल में आ जाती है। गुडविल नहीं आती है तो एक सीटिंग में बैठेंगे, पूरी गुडविल कंट्रोल में आ जाएगी। बट कैश फ्लो में ऐसा नहीं हो सकता है, शेयर में तो कतई नहीं हो सकता है। उसकी वैरायटी कहाँ कहाँ जाके बनेगी, फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी कंट्रोल में करना पड़ेगा। ठीक है ना,
और जो अभी ये बैचेज चल रहे हैं तो सर का नाम प्रशांत सर, बोले कि वन शॉट में निकालना है। ओके, वन शॉट में लेने वाला तो हो बच्चा। हम तो बैठ के, अब वन शॉट इसका चाहिए कैश फ्लो का तो एटलीस्ट 5 से 6 घंटे का चाहिएगा सिंगल शॉट। हाँ, नाम करना है तो 50 मिनट भी निपटा दो, 1.5 घंटे में निपटा दो, लेकिन हो ही नहीं। इसलिए मैंने क्या बोला, इसके जो एडिशनल पॉइंट है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में डलवाने पड़ेंगे। जब इसको यही नहीं पता कि डिविडेंड का ट्रीटमेंट या टैक्स की वैरायटी क्या हो सकती है या इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, वो कैसे उसको कंट्रोल में कर लेगा। तो अभी तो मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं, फिर भी इसकी अलग से प्रैक्टिस जरूर आपको करके चलनी है, तभी आप वो पूरा कंट्रोल में कर पाओगे। अब हमारे सामने गाड़ी ये कहती है कि सर डिविडेंड में सबसे पहला 5th पॉइंट गिवन है, इंटरिम को बाद में ट्रीट करेंगे। तो कहता है डिविडेंड 12% का हमने प्रपोज किया था सर प्रेफरेंस शेयर के ऊपर फॉर द ईयर 31 मार्च 2023 और 1 लाख पे किया गया था, एंड फॉर द ईयर 31 मार्च 2022 ऑन 2 लाख। तो मेरे जो आप क्वेश्चन के अंदर पहुंचेंगे तो मेरा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे, तो मैं बार बार पीछे नहीं जाना चाहूंगा। प्रेफरेंस शेयर के अंदर जाइए फटाफट, और प्रेफरेंस शेयर के अंदर जो ओपनिंग की वैल्यू और क्लोजिंग की वैल्यू है वो 31 मार्च 22 है, 31 मार्च 23 है, ऐसे ही है। तो ओपनिंग में कितनी वैल्यू दिख रही है प्रेफरेंस शेयर की बताइए। हाँ जी। और क्लोजिंग कितनी दिख रही है। हाँ जी, 1 लाख। और रेट कितना दिख रहा है यहाँ पे 12%। तो कुल मिला के ये वाला पॉइंट तो हमें टाइम पास करने आया है, ये ना भी बोलता तो भी इसका ट्रीटमेंट सेम ही है, ये बोल रहा है तब भी सेम ही है। इसने क्या बोला कि डिविडेंड हमने इस पे किया था लास्ट ईयर, इस साल, और ये किया था हमने लास्ट ईयर। तो भाई ये भी तो यही कह रहा है कि लास्ट ईयर 2 लाख का मेरा अमाउंट था और इस साल 1 लाख का अमाउंट था। इस साल वाले की पेमेंट तो अभी हुई नहीं, इस साल वाले की पेमेंट तो आपकी मार्च के बाद अप्रैल में होगी। तो हम 2023 वाले का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, 22 वाले का ट्रीटमेंट करके चलेंगे। 22 वाला मतलब 2 लाख वाला, रेट कितना मतलब 12%, कितना हो गया मतलब 24,000। ट्रीटमेंट क्या होने वाला है सर, मीनिंग समझो। डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो पैसा आउटफ्लो हुआ तो फाइनेंसिंग के अंदर लेस कर देंगे, बट मेरा जो प्रॉफिट निकला हुआ है वो डिविडेंड देने के बाद का अमाउंट निकला हुआ है। मैं केवल ऑपरेटिंग का इंपैक्ट निकालना चाहता हूं, तो उस अमाउंट को क्या करूंगा, एड बैक करूंगा, क्योंकि वो मेरा प्रॉफिट लेस होने के बाद का निकला हुआ है। इसको क्लियरिटी ले लो आप, जिसको नहीं पता है इसको लेकर लिख भी लो, ठीक है ना। बार बार डाउट नहीं आना चाहिए। डिविडेंड फाइनेंसिंग में क्या होगा लेस, ऑपरेटिंग में क्या होगा ऐड। क्यों होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग वाला जो मेरा नेट प्रॉफिट निकल के आया है वो डिविडेंड देने के बाद की वैल्यू आई है, और मुझे पता करना है कि मैंने टोटल कितना कमाया था, डिविडेंड से पहले की इनकम कितनी कमाई गई थी वो मुझे निकालनी है। तो वो आइटम लेस हो रखा है उसको ठीक करने के लिए ऐड बैक किया जाएगा। सेम जब मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाऊंगा तो ये पे करना मेरा फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो वो लेस कर देंगे अपने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में। तो चलो सर ये पॉइंट तो हो गया मेरा खत्म। अब कहता है इंटरिम डिविडेंड 15% का है और ये पे किया गया है 31 जनवरी। डेट का क्या रोल है, डेट का क्या रोल है भाई, डेट का क्या रोल है आप बताओगे, इस डेट से क्या लेना देना है। कुछ बच्चे ऐसे देखे गए हैं जो इस डेट को डिबेंचर की तरह ट्रीट करते पाए गए हैं कि इतने मंथ्स, कोई लिंक नहीं है उस चीज का। जैसे लोन पे या डिवेंचर पे आप इंटरेस्ट निकालते हैं तो जिस डेट पर डिवेंचर इशू हुए हैं, रिडीम हुए हैं, वहां से मंथ्स की काउंटिंग का इंपैक्ट आता है। यहां सिर्फ ये देखना है जिस दिन मैंने इंटरिम दिया उस दिन शेयर थे कितने, क्योंकि फ्रेश इशू भी हुए हैं।
और यहां पे मेरे को बोला गया फ्रेश इश्यू जो हुए हैं वो 31 मार्च में हुए हैं, और मैं डिविडेंड दे कब रहा हूं? 31 जैन। तो जिस दिन डिविडेंड दे रहा था उस दिन फ्रेश वाले इश्यू शेयर थे या नहीं थे? अगर जैन में खड़े होके मैं डिविडेंड बांट रहा था उस दिन तो शेयर थे ही नहीं। शेयर आए कब हैं? मार्च में। तो अगर मार्च में आए हैं तो उन पे डिविडेंड नहीं पे करना। ये छोटी सी कहानी है, इस सिंपल इस डेट का रोल, और कुछ भी नहीं है। मंथ्स वाइज नहीं, आपको 2 महीने 10 महीने 11 महीने का लफड़ा नहीं करना। वो कब करना है? डिवेंचर्स में या फिर लोन के टाइम पर करना है। डिविडेंड के टाइम पर सिर्फ देखना है, इंटरिम जब भी दिया जाएगा तो जिस दिन मैं दे रहा हूं उस दिन कितने शेयर एग्जिस्ट करते थे। फटाफट पहुंचिए एक बार। शेयर की वैल्यू, इक्विटी शेयर की वैल्यू बताइए ओपनिंग में कितनी थी? 3 लाख। और एंडिंग में कितनी थी? 3 लाख। तो ये मतलब 50,000 एक्स्ट्रा आए थे, लेकिन ये आने की डेट क्या है? 31 मार्च। तो क्या इससे इंटरिम पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके आने की डेट क्या थी? 31 मार्च। तो आपको इंटरिम का रेट कितना है? 15%। तो 15% किसका देंगे आप? 15% किसका देंगे आप? 3 लाख उस दिन जितने शेयर थे। तो 3 लाख का 15% कितना हो गया? 45,000। क्या ट्रीटमेंट होगा? ऑपरेटिंग में ऐड होगा, फाइनेंसिंग में लेस होगा। चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे इंटरिम हो, चाहे प्रपोज्ड हो, ऑपरेटिंग में ऐड, फाइनेंसिंग में लेस। सिर्फ वैल्यू निकालने पर आपको क्लियरिटी लेनी है। गॉट इट? जब प्रेफरेंस की निकालेंगे वैल्यू तो प्रेफरेंस के आगे, नाम के आगे रेट लिखा हुआ है, शेयर की वैल्यू उठाई, उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रीटमेंट किया। जब इक्विटी की बात की आपने तो सेम आपके सामने इंटरिम था, तो इंटरिम जिस डेट को दिया गया उस दिन कितने शेयर थे। गॉट इट? डाउट आराम से पूछ सकते हैं आप, बट मेरे यहां लिखने से पहले सॉल्यूशन आपकी नोटबुक में पहुंचेगा तब फायदा है। मैंने सब बता दिया, डिविडेंड का ट्रीटमेंट फटाफट खुद से ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग में पहुंचाएंगे तब मजा आएगा। आप भी जो ऑनलाइन देख रहेंगे जब वर्किंग करेंगे तो आप केवल यहां से नोट डाउन करके टॉपिक को कंट्रोल में नहीं कर सकते। यू हैव टू अटेम्प्ट द वर्किंग, देन कनेक्ट कीजिए कहां गड़बड़ी होने वाली है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, इंटरिम डिविडेंड जब देने जा रहे थे उसकी डेट क्या है, और नए शेयर आए किस डेट को हैं? क्या डाउट आ रहा है आपको अब इसमें? जब नए शेयर आए ही 2 महीने बाद हैं, वो 31 जनवरी के तुम डिविडेंड बांटने गए थे उस दिन थे क्या वो नए शेयर? तो आप डाउट में कहा हो तो बताओ ना। 3 लाख से 3.5 लाख हुए, बट वो मार्च में जाके हुए हैं। जिस दिन डिविडेंड देने जा रहा था उस दिन केवल 3 लाख थे, तो उस दिन जितने थे मैं उन पे डिविडेंड पकड़ाऊंगा। बाद में आ रहे जो 2 महीने बाद, उसकी टेंशन जैन में क्यों ले रही है तू? हुआ? वहां आपकी एजम्पशन चलती।
नीचे साइलेंट होता कि नए शेयर आए कब हैं, तो आप एजम्पशन में नॉर्मली एंड में ही मान के चलना है वो। अब देखा जाए ये ना भी गिवन होता तब भी आप एंड नहीं मानते, तो देखा जाए ये 2 पॉइंट तो आपके क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन खोलते क्या लगेगा, बड़ा कंटेंट आ गया इस बार तो भैया दिक्कत देने वाला है। बट ये ना भी गिवन हो तो भी ट्रीटमेंट सेम ही करना था तुम्हें, तो आपके माइंडसेट से साइकोलॉजी लेवल पे खेलना चाह रहा है। ट्रीटमेंट नोटबुक में पहुंचाना है खुद से, ये ना हो कि यहाँ पे आप केवल नोट डाउन करने के लिए बैठे हो, खुद से नहीं पहुंच पा रहा है पूछेंगे। हाँ जी, तो मुझे बताएंगे एक बार डिविडेंड की वैल्यू। पहले हम बताएंगे प्रेफरेंस शेयर की बातचीत, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की वैल्यू बता दीजिए। हाँ जी, 24,000 ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम जाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में, और यहां पे हमने कह दिया प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पेड, कितने की वैल्यू बोली, 24,000। ठीक है ना। अगला पॉइंट आ गया सर इंटरिम डिविडेंड पेड, $45 लेस कर देंगे, और यहां पे इक्विटी शेयर डिविडेंड को लेकर, हाँ जी कितना अमाउंट बोला, 45,000। हाँ जी, अब बारी आएगी टैक्स की, अगर टैक्स भी है तो टैक्स इसके बाद आएगा मिस्टर। तो टैक्स को लेकर शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर, अब इसमें यहां आपने देखा भाई साइलेंट है सर, यहां मतलब नोट्स टू अकाउंट गिवन नहीं है, तो नहीं गिवन है तो मैं हल्का सा यहीं पर आपको दिखा देता हूं सर। ये बीडी बैलेंस होता है, सीडी बैलेंस होता है। बीडी आपके सामने 24 था, सीडी आपके सामने 12 था, तो ये ओपनिंग वाला आपने पे कर दिया तो ये बैंक के नाम से 24 आ गया। और ये फिर से रिपीट करता हूं, जिसको ये पूरा नहीं आता है जो मैंने ये करके दिखाया है, तो इसके डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, तो वो पूरा समझ लो टैक्स के केस क्या बन सकते हैं। टैक्स पेड, टैक्स मेड, रिफंड ऑफ टैक्स, ये चीजें आपके सामने। तो अगर नहीं कुछ गिवन था तो जो ओपनिंग में बैलेंस था वो हमने पे कर दिया है, और ये सबसे लास्ट में ऑपरेटिंग के एंड में आपको टैक्स पेड के नाम से मेंशन करना होगा। ये जो वैल्यू क्रिएट हुई है, ये नया टैक्स का अमाउंट प्रोविजनल क्रिएट किया गया है, ये आपके सामने ऐड होगा। क्यों ऐड हो, क्योंकि मैंने इसको दिखा के अपना प्रॉफिट कम किया हुआ है पीएनएल बनाते टाइम, जेब से पैसा ये नहीं गया, ये गया है। तो इसको लेकर मैं जब अपना प्रॉफिट कम कर चुका हूं लेकिन एक्चुअल में कैश तो गया ही नहीं, तो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते टाइम इसको करता हूं ऐड, और ऐड जब करता हूं तो मैं यहां पर डी पॉइंट में प्रोविजन फॉर टैक्स को लेकर वैल्यू कर दी ऐड, कितनी हुई, यहां तक किसी को डाउट है पूछ लीजिए। ये जो वैल्यू आई है इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो उसके बाद का आइटम है। ये जो वैल्यू आई है डिविडेंड, रिजर्व और टैक्स को मिला के ये वर्किंग करने को लेकर जो हेडिंग बोली जाती है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ जी, जो आफ्टर टैक्स था मैंने एड बैक कर दिया, तो अब जो वैल्यू आ गई है टैक्स से पहले वाली आ चुकी है। हाँ जी, सबसे लास्ट में, ऑपरेटिंग के सबसे लास्ट में। पूरा डाइजेस्ट हुआ है पॉइंट ये। हाँ जी, जिस बच्चे को ये फ्लो डाइजेस्ट करने में कंफ्यूजन हो रही है वो थोड़ा सा ये समझिए कि हम क्लास 11th के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे, फिर हम पी एंड एल अकाउंट बनाए थे, फिर आपने 12th स्टार्ट की तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया, ये फंडामेंटल के अंदर आपने पार्टनरशिप बनाया। एग्जांपल क्रिएट करने बता रहा हूँ, कंपनीज में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं बनता है लेकिन सीक्वेंस सेम ही है। क्या
मैंने यहां से ग्रॉस प्रॉफिट कमाया तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा उठ के यहां पहुंच गया, फिर मैंने नेट प्रॉफिट कमाया तो नेट प्रॉफिट मेरा यहां ट्रांसफर हो गया, उसमें से मैंने पैसा पार्टनर्स को बांट दिया। हम जब कंपनी बांटते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। हमने कुछ पैसा बैकअप में रख लिया, उसको बोलते हैं रिजर्व। तो हम यहाँ पे दो वर्किंग, डिविडेंड और रिजर्व की वर्किंग करके बैठे हुए हैं। तो हमने पहले ये सोल्व किया, फिर ये सोल्व किया। टैक्स जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का आइटम है, यहां पे आएगा। उसके बाद अब ये डेप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन या डिवेंचर की वर्किंग से बाद हो, सीक्वेंस को लेकर आप जैसे ही ऊपर चलेंगे तो सीक्वेंस वाइज कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपको। तो सबसे पहले स्टेटमेंट और पीएल का डिफरेंस लेना, फिर आपको रिजर्व की वर्किंग करनी, फिर आपको डिविडेंड की वर्किंग करनी, फिर आपको टैक्स की वर्किंग करनी है। ये करने के बाद फिर आपका आइटम जो रहेगा उसमें आपका डेप्रिएशन वाला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट, ठीक है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग मशीनरी वाला पॉइंट, डेप्रिएशन वाले पॉइंट करो, फिर उसके ऊपर आप जाएंगे तो वर्किंग कैपिटल वाला पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा। वहां पे फिर करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाला ट्रीटमेंट, ये कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो क्यों लेके चलते, कि सेल हमने जो ऊपर ली है ट्रेडिंग में वो कैश भी ली है, क्रेडिट भी ली है, इसलिए हमने डेटर वाला इंपैक्ट लेके दिखाना है। सेम परचेज जो लियो, कैश भी लिए क्रेडिट भी लिए, इसलिए हमने क्रेडिटर वाला ट्रीटमेंट करके दिखाना है। और क्रेडिटर होगा तो बिल्स पेबल भी होगा, डेटर होगा तो बिल्स रिसीवेबल भी होगा। इसी रीजन से उनके ट्रीटमेंट आपको यहां पर, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम का इंपैक्ट हटाने के लिए सारा काम कर रहे हैं हम यहां पर। चलें आगे। अभी पूरा बैकअप है वीडियो, आराम से जाके इसको 2x करके फटाफट रिकेप कर लेना जिनके ऊपर से जाए, और सेम लेवल के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। चैप्टरों को पेंडिंग छोड़ने का मतलब है दोबारा करने पर सेम एफर्ट्स लगाने हैं, चॉइस आपकी है। बार बार लटकाए घूमते रहो, या उनको एक बार ऐसा कर लो कि दोबारा करने पर हमारे एफर्ट्स थोड़ा बच पाए, टाइम बच पाए हमारा, तब तो उसका कुछ बेनिफिट है भी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे सामने एक बार टैक्स की वर्किंग भी हो गई है, स्टेप 1 पूरा हो गया है। अब हम स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। क्या था स्टेप 2? अब एडिशनल के अंदर हम चलते हैं तो पहले से 3 स्टेप तो खत्म ही हो चुके हैं। स्टेप नंबर 1 कहता है मशीन की बुक वैल्यू 40, सोल्ड होगी 25, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग 70। सही बच्चे अकाउंट बना के देखेंगे इसका, और उसके बेस पर ट्रीटमेंट बताएंगे कैश फ्लो में कहां कहां क्या क्या जाएगा। बनेगी बात? बन गई? अरे वाह, बच्चे बड़े पढ़े लिखे हो गए भाई। तो मुझे बताएंगे मशीनरी का BD CD क्या था? BD कितना बोला? 510। CD कितना बोला? 620। जो बच्चा अभी भी पड़ोसी की इंफॉर्मेशन देख देख के अपडेट कर रहा है, पूरी डिटेल अब भी नहीं है, ये तो फन हो रहा है फिर लाइफ में। अब
प्री बोर्ड थे सर इसलिए हम ऑफ ले लेते हैं सर, यही चलता रहेगा, फिर वहां भी पेंडिंग वही पेंडिंग। तो मुझे बताएंगे एडिशन पॉइंट नंबर 1 क्या था? सोल्ड हुआ है। सोल्ड कितने वाली कितने में सोल्ड हुई? तो बैंक के नाम से कितना लिखेंगे? 25। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? लॉस कितना? 15,000। डेप्रेशन कितना? 70। तो चलो पूछते हैं, क्या कंफ्यूजन में थे आप? लॉस इस साइड आता है, प्रॉफिट इस साइड आता है। ये तो शुक्र करो एक्यूमुलेटेड नहीं था, तो नहीं तो इसी का लेवल 2x हो जाता आपका। किसी भी लेवल पर उला सकता है आपको, वो एक्यूमुलेटेड के अंदर अंदर 2-3 पॉइंट घुमा सकता है। और थोड़ा और फन करना उसको, कंसिडरेशन अदर देन कैश भी मिक्स कर सकता है कि हमने मशीनरी खरीदी 50,000 की, इसके लिए शेयर इशू किए गए। उसी के साथ थोड़ा ड्रामा कर देगा कि हमने बोनस शेयर भी इशू कर दिए थे। फिर एग्जाम हॉल में बैठ के एक ही ऑप्शन होगा, इसको तो स्किप ही कर देते हैं, 6 नंबर तो हमें छोड़ने ही पड़ जाएंगे, मत लो रिस्क। और मैं 1 महीना पहले भविष्यवाणी कर चुका था, इस बार अकाउंट्स का पेपर टफ आएगा। 24 फेब को बाहर आके आप थैंक यू बोलेंगे, अगर इसको सुन के 2 महीने काम किया होगा तो, कि आपको अंदर बैठ के एक भी चीज मुश्किल नहीं फील हुई, क्योंकि वो चीज आपने यहाँ पे कम से कम 7-8 बार कर ली है। और आप खुद नोटिस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पहली बार नहीं कर रहे क्लास के अंदर, पहले कितनी बार हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे फिनिश नहीं किया, कैरी ऑन। तो यही चीज आपके मिड टर्म में हो जाती, यही प्री बोर्ड स्टार्ट हो तब हो जाती। अब फिर ये क्या, आप मुझे बताएंगे मेरे सामने बैलेंस अमाउंट कितना आया बैंक के नाम से? 220। अब कैश फ्लो में कहां कहां जाएगा कनक बताना चाहती है, बोलिए। हाँ, ऑपरेटिंग में हम ऐड कर देंगे, ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे। ऑपरेटिंग कुछ नहीं करेंगे, इन्वेस्टिंग में माइनस। ये तो धैर्य लगता है मेरे को, नाक में दम कर रखा है। ये वर्किंग आपसे हो पाएगी मिस्टर खुद से? टेस्ट में ऐसे लेवल पे मार्क्स कटें तो आपकी ठुकाई कर सकते हैं? फिर तो नहीं कहेगा ना क्यों पीट रहे हो। क्यों पीट रहे हो? चलिए सर डालिए फटाफट इसको फॉर्मेट के अंदर, पीट तो मैं ही नहीं किसी को। तो मेरे को सबसे पहले बताइए एक बार, ई पॉइंट में मैं ऐड कर देता हूं डेप्रिएशन। कितना डेप्रिएशन है? 70,000। एफ पॉइंट में ऐड कर देता हूं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितने का? और कुछ आना है? इसके बाद आ जाएगा सर इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। सबसे पहला बोला सेल ऑफ मशीनरी 25,000, परचेज ऑफ मशीनरी 220, हाँ जी परचेज वाले पॉइंट को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। उसमें फिर अगर है तो फिर ओवर सेल हुई है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे हुई है फिर।
कोई डाउट है, पूछना है कुछ? हाँ जी। अब आपके सामने एडिशनल पॉइंट और क्या बचे हुए हैं, एक बार उसमें पहुंचिए। इसमें आपके सामने मशीन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रेफरेंस शेयर रिडीम को लेकर पॉइंट बोला है 31 दिसंबर को, और एट ए प्रीमियम हुआ है 5% का। एक बार खुद से दिमाग लगाएंगे कि इसको लेकर कहां का इंपैक्ट आएगा। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं, प्रीमियम पे हुए हैं, फ्रेश शेयर प्रीमियम पे हुए हैं 10%। तो ये प्रीमियम और ये प्रीमियम आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनर को बताना है कि क्या ट्रीटमेंट होगा। तो मुझे बताएंगे एक बार, सिक्योरिटी प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस था क्या क्वेश्चन के अंदर? मतलब शुरुआत में कोई भी प्रीमियम नहीं था। तो इक्विटी शेयर जो थे वो स्टार्टिंग में कितने थे? इक्विटी शेयर स्टार्टिंग में 3 लाख थे, एंड में कितने हुए? तो नए शेयर कितने आए? 50,000 के नए शेयर आए। तो 50,000 वाला अमाउंट जो आया है वो कितने परसेंट प्रीमियम पे आया है? 10% का मतलब कितना होता है? 5,000। मेरी बैलेंस शीट में सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दिख कितना रहा है? यहां से टेक्निकल पॉइंट शुरू हो जाता है कि भाई जी मैं नया जो अमाउंट लेके आया हूं प्रीमियम का, वो 5,000 है, और वो तो बैलेंस शीट में भी दिख रहा है 5,000, मतलब वो तो यूज ही नहीं हुआ। समझ में आ रही है? उसने रेट गिवन है कि 10% का मैंने प्रीमियम लिया है, ओके। मैं 3 लाख से 3.5 लाख पहुंच रहा हूँ, 50,000 के फ्रेश इशू आए मेरे पास, और वो 10% प्रीमियम के ऊपर आए हैं, तो मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस जो होना चाहिए 5,000 होना चाहिए। और मैंने देखा कि मेरी बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस 5 दिख रहा है, मतलब जितना आया था वो यूं का यूं रखा हुआ है, वहां से एक चवन्नी का यूज नहीं हुआ अमाउंट। मैं फिर देखने के लिए गया कि प्रेफरेंस शेयर ओपनिंग में कितने थे, एंडिंग में कितने हो गए हैं, कितने से कम हो गए हैं। अब 1 लाख से अगर कम हो गए हैं तो 1 लाख का कितना परसेंट हो गया है? प्रीमियम कितना था? 5%। कितना होता है? 5,000। तो इतना 5,000 तो ये खत्म कर देना चाहिए था, ये बैलेंस दिखना ही नहीं चाहिए था। मैं जब वापसी देने जा रहा हूं प्रेफरेंस शेयर, तो मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट देनी है, और मुझे 5,000 का प्रीमियम पे करना है। रिडेम्पशन पे अगर प्रीमियम दे रहा हूं तो वो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से ले सकता हूं, लेकिन मैंने नहीं लिया। रीजन क्या है? क्योंकि जो फ्रेश इशू आया है वो साल के आखिरी डेट पे आया हुआ है। सेट ऑफ करना चाहता तो कर सकता था, लेकिन नहीं किया है। इसका मतलब है कि इस साल के पी एंड एल से तुमने अरेंजमेंट की है अपनी, मतलब पी एंड एल में आया है तो आपको अपना ऑपरेटिंग में उसका इफेक्ट दिखाना है। अगर ये वाली वैल्यू बुक्स में नहीं होती तो सिक्योरिटी प्रीमियम फ्रेश आया, आपने वहां दे दिया, तो ऑपरेटिंग में इसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जितना फ्रेश आया था वो तो यूं कहीं रखा हुआ है, तो तूने दिया कहां से है? इस साल के प्रॉफिट से। इस साल के प्रॉफिट से दिया तो तूने पी एंड एल से प्रॉफिट यूज किया। तो आप जब अपना ऑपरेटिंग दिखाएंगे तो वहां पे इस 5,000 का ट्रीटमेंट आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। किस किस के दिमाग में घुसा है? नहीं गया? गया माइंड में? नहीं गया? थोड़ा कुछ नहीं होता है, एक्सप्लेन कर दो प्रीमियम वाला ट्रीटमेंट। ये आपको जब तक क्लियर नहीं होगा तो इसकी वैरायटी याद नहीं कर सकते आप।
समझ के ही आराम से रिलैक्स होकर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आप सोच लें हम रट्टाफिकेशन कर लें, कर लो। कल कोई बैच में लेके बैठा हुआ था कि सर उनके नोट्स हैं ऐसे याद किया, वो करके देख लो, आपसे हो जाए तो। मजाक नहीं कर रहा हूं। इको, बीएसटी, इंग्लिश, ये तीनों में पॉसिबिलिटीज हैं निमोनिक्स को लेकर। मैं तो लिटरली हैरान हूं कि इस तरीके से अकाउंट्स को दिमाग में पहुंचाने की कोशिश हो रही है, जो कहीं ना कहीं रट्टाफिकेशन का भी बाप है। कुछ तो लॉजिक्स दिमाग में चलने दो। थोड़ी लाइन चेंज हुई नहीं, दिमाग घूमना ही घूमना है, खराब होना ही होना है। मैथ्स और अकाउंट में ये चीज नहीं चल पाएगी बिना प्रैक्टिस, बिना वैरायटी, बिना पूरी डॉट टू डॉट क्लियरिटी। और वो प्रैक्टिस से ही आएगी। आपने ये केस किया, ऐसे ऐसे जितने केस आप प्रैक्टिस लगाओगे, सैंपल पर लगाओगे, तो आपके सामने कंडीशन क्लियर कर करके होगी। इको, बीएसटी, इंग्लिश में ऐसा हो सकता है कि आपने बीएसटी निमोनिक बना लिए तो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस ही रहेगी, उसको बदलना क्या है। स्टाफिंग डायरेक्शन आया तो स्टाफिंग के अंदर आपका इंपॉर्टेंस आया, लिमिटेशंस आई, तो उसको उसी पॉइंट के अंदर ही कवर अप करना है आपको। उसमें प्रॉब्लम कहाँ है? आप पिछले 10 साल के पेपर को लेकर समरी बना के बैठेंगे, फिर केस स्टडी को लेकर बैठेंगे, तो आपको दिख जाएगा हाँ इससे बाहर क्या ही थ्योरेटिकल में क्या ही चेंज हो जाएगा। केस स्टडी थोड़ी वो घुमा सकता है मैक्स टू मैक्स, इंग्लिश में तो वो भी स्कोप नहीं है, क्या ही चेंज कर देगा। बट ये पैटर्न मैथ्स में, अकाउंट्स में नहीं काम करेगा। तो थोड़ा समझो इन वर्किंग को लेकर। तो कहां कहां ये ट्रीटमेंट डालने वाले हैं इसका? ऑपरेटिंग के अंदर ऐड कर देंगे सर 5000 जो प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की बातें हुई है। अब ये जो नया अमाउंट आया था मेरा शेयर इशू करने पर, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जो नया अमाउंट आया था, अब ये देखिए, अब ये ऑपरेटिंग के अंदर मैंने ऐड करके दिखा दिया। फाइनेंसिंग के अंदर जब मैं कहूंगा कि भाई मैंने 2 लाख में से 1 लाख तो वापस दे दिया, विद प्रीमियम दे दिया, तो माइनस कर दूंगा 1,05,000। वहीं जब मैं इसका ट्रीटमेंट करने चला तो इसका इक्विटी में कोई लिंक नहीं है। मैं फाइनेंसिंग के अंदर पैसा आया है सर कितना, 50 पे 5 एक्स्ट्रा 55, तो फाइनेंसिंग के अंदर 1,05,000 लेस हो जाएगा, ऑपरेटिंग में 5 ऐड हो जाएगा। इसका ऑपरेटिंग से कोई लेना देना नहीं। अब कुछ कहते हैं सर मैं 5 अलग दिखा दूं, वो दिखा दूं, वो कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप सिक्योरिटी प्रीमियम ऐड करके दिखाओ या सिक्योरिटी प्रीमियम हटा के दिखाओ, नॉट अ बिग टास्क। बोलिए, आपके पास 3 लाख से 3.5 लाख हुए थे, आपके पास नया अमाउंट 50 का आया था, लेकिन आपने कहा विद प्रीमियम आया था, तो मेरी जेब में जो पेमेंट आई थी विद प्रीमियम 5 की, तो मेरी जेब में 55 की पेमेंट आई थी फाइनेंसिंग की। मैं 50 अलग 5 अलग दिखाऊं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी ऑप्शन है। किसको? इश्यू ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसमें इक्विटी का नाम बोल देंगे, उसमें प्रेफरेंस शेयर का नाम बोल देंगे। ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑपरेटिंग के अंदर। केवल नोट डाउन करने से बात नहीं बनेगा, मीनिंग समझ के तब ही अटेम्प्ट कर पाओगे। क्या हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं? आई वांट मोर एनर्जी, ये हटा के। यस, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो वर्किंग को लेकर। फ्रेश इक्विटी शेयर इशूड यार, प्रेफरेंस शेयर रिडीम। चेक कर लीजिए डॉट टू डॉट ए टू जेड वर्किंग स्टेटमेंट। पीएल का ओपनिंग क्लोजिंग किया था आपने सबसे पहले, रिजर्व गिवन था नहीं, डिविडेंड को लेकर केस किए थे आपने। डिविडेंड के अंदर आपके सामने पहली वर्किंग क्या गिवन थी, प्रेफरेंस शेयर को लेकर। फिर क्या था, इंटरिम को लेकर।
फिर आपने टैक्स को लेकर वर्किंग की थी, उसके बाद एडिशनल पॉइंट में गए थे तो मशीनरी सोल्ड को लेकर ट्रीटमेंट किया था, उसके बाद अब आपके सामने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और प्रीमियम ऑन इश्यू को लेकर ट्रीटमेंट किया है। जब तक आपने पूरे पूरे पोस्टमार्टम नहीं किए पार्ट्स वाइज, तो आप एंड में उसका बेनिफिट उठा ही नहीं पाएंगे, खुद से दोबारा हो ही नहीं पाएगा आपसे। तो इनमें से जो भी मेरा वीक है उसका नट बोल्ट मुझे टाइट करना पड़ेगा। टैक्स की वर्किंग नहीं आ रही है, मशीनरी सोल्ड को लेकर ट्रीटमेंट नहीं आ रही है, ये पूरा चैप्टर है भैया, इससे बाहर नहीं जाना। इसमें जो पॉइंट वीक है उसकी वैरायटी की प्रैक्टिस थोड़ा ढंग से करनी, टैक्स के केस में टैक्स से सारा प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ेगी। डिविडेंड को लेकर डिविडेंड की वर्किंग अलग से करनी पड़ेगी, मशीनरी सोल्ड को लेकर केस अलग से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया कि आपको पता लग जाए कि चैप्टर में एक्सट्रीम पिक क्या करना है। आप क्वेश्चन को देने वाला दो तरीके से इंफॉर्मेशन दे सकता है, एक तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा दे दिया, एक नॉर्मल स्टेटमेंट बना के दे दी, उसमें से आपको ट्रीटमेंट करना होगा। तो पहले इसकी प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 7-8 क्वेश्चंस होने चाहिए आपकी तरफ से फुल फ्लेश, और बिना हेल्प के होंगे, तब जाके वो चैप्टर कंप्लीशन पे माना जाएगा। पेंडिंग मत छोड़ के चलिए, अभी भी 12 दिन 11 दिन बचे हुए नया साल स्टार्ट होने से पहले पहले। एटलीस्ट नए साल में एंट्री करने से पहले पहले अपना बेंचमार्क 60 प्लस का बना लो। जैन में आपके 20 नंबर आराम से हो सकते हैं। तो आपके जिन चैप्टर में हल्की हल्की फिनिशिंग बची हुई है, छोटी छोटी रिकैप करना बाकी है आपका, कुछ कुछ चक्करों में नंबर आपके कट रहे हैं आपके, वो पता कर लो कहां कहां पर, उसकी प्रैक्टिस को लेकर 10 दिन काफी है। अगर आपके सामने डिवेंचर मान लो है, कोलेटरल सिक्योरिटी रिकैप करना रहता है, डिवेंचर इंटरेस्ट की वर्किंग आपको रिकैप करनी रहती है, गुडविल वाला पॉइंट के अंदर से आपके सामने सुपर प्रॉफिट वाले केसेस आपके सामने, विल्ड वाली वर्किंग है, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला केस, कितना टाइम लेंगे वे, दिन का एक दिन भी लोगे तो चैप्टर कंट्रोल में आने वाली वर्किंग है वो। बड़े चैप्टर मैंने बता दिया आपको, 3 चैप्टर भैया, 8 नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, और मरे से मरा 15 नंबर का आपका शेयर कैपिटल फंसेगा फंसेगा, और 8 नंबर का फंडामेंटल कहीं नहीं गया। तो 8 8 16, 16 और 15 31 नंबर लगभग लगभग। तो 80 में से 50 मार्क्स बाकी सारे सिलेबस से, 30 के आसपास इन 3 चैप्टरों से, फंडामेंटल, शेयर, कैश फ्लो। अब जो 50 बोल तो दिया है, उसमें कौन से तुम्हारा हाथ पूरा कंट्रोल में है। तो एटलीस्ट अब कैश फ्लो कर रहे हो तो कैश फ्लो को बीच में मत छोड़ो, कहीं आप सोचो कि, तो आज घर जाते ही जहां से आपके फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, शायद 51 52 से स्टार्ट होते हैं, 41, वहां से अपनी पूरी वर्किंग अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर लो, एटलीस्ट जो पॉइंट ना आ पाए तो उसको लेकर पूछ तो लें हम। टेस्ट में जब हम बैठे हो तो एटलीस्ट पता तो हो कि मेरे से कौन कौन सा पॉइंट है जो खुद से नहीं हो रहा है, हिंट लिया, पता ही नहीं चल पाया मेरे से क्या नहीं हुआ था। सेम प्री बोर्ड हो रहे हैं, उनको इनकैश तो करो कि बिना चीटिंग के करके देखते हैं क्या हाल है। चलिए सर, तो इसको फॉर्मेट में पहुंचाते हैं एक बार। तो यहां पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो कि कितना था, 5000, और यहां पे अगर मैं नोट डाउन करूं तो फ्रेश इक्विटी शेयर कितने के बोले, 55,000। हाँ जी, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने के, 105। प्लीज चेक कर लीजिए इसमें कौन कौन सा पॉइंट आपको पूछना है। अब हमारे 2 स्टेप पूरे हो गए हैं, बोलिए। आपको मीनिंग समझ में नहीं आया। इक्विटी शेयर मैंने इश्यू किया, उसको प्रीमियम आया था, वो प्रीमियम मेरी बैलेंस शीट में दिख रहा है यूं का यूं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में नहीं दिख रहा, वो अलग से दिख रहा है, तो उसके अंदर उसको कोई लेना देना किया नहीं हुआ मैंने। प्रेफरेंस शेयर का जो रिडेम्पशन पे प्रीमियम दिया गया है
उसका यूज इस साल के प्रॉफिट से किया गया है। ये कैसे पता लगा कि 5,000 रुपए दिए गए हैं और इस साल जो नया अमाउंट आया वहां उसको छेड़ा तक नहीं मैंने, तो पैसा दिया कहां से? इस साल के प्रॉफिट से। तो इस साल प्रॉफिट मतलब पी एंड एल मतलब ऑपरेटिंग, तो वहां वो आइटम मैंने लिया था, वहां से लेस हो रखा था, इसलिए उसको ऐड किया। नए शेयर पे जो प्रीमियम आया है उसका ऑपरेटिंग से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि वो उसको मिक्स ही नहीं किया। क्यों नहीं किया सर? दिख रहा है बैलेंस शीट में साफ साफ, स्टेटमेंट पीएनएल के अंदर है ही नहीं, वो तो अलग से दिख रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो वो गया ही नहीं पीएनएल में, इसलिए ऑपरेटिंग जाएगा भी नहीं। गॉट इट? तो अब मेरे को बताइए, 2 स्टेप पूरे हो गए, अगला स्टेप कौन सा है? अब जिन जिन पॉइंट का ट्रीटमेंट नहीं हुआ है उनको ढूंढते हैं और करंट आइटम को बाद में पिक करेंगे। तो फटाफट एक बार देखेंगे, आपकी बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहला पॉइंट गिवन है शेयर कैपिटल। नोट्स टू अकाउंट में ढूंढिए, कुछ इसको लेकर बचा हुआ है क्या? नहीं बचा हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस में जाके देखिए कुछ बचा हुआ है क्या? ओके। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का ट्रीटमेंट हो गया है क्या? नहीं हुआ है। स्टैंड अप। ये कोर बेसिक है, इतना तो बताना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म बोरोविंग 1 लाख से 2 लाख हो गया है। द हाईली कोर बेसिक पॉइंट क्या वर्किंग होगी? ठीक है, ठीक है, बस। कहीं आप बाद में कहें कि मैंने ये भी बता दिया था, तो आपके बताया हुआ मैं मेंशन कर देता हूं। आपने कहा कि मैं ऑपरेटिंग के अंदर 1 लाख के ऊपर 10% 10,000 पे ऐड कर दूं, यही बोला ना आपने? और आपने कहा फाइनेंसिंग के अंदर 1 लाख से 2 लाख हो गया तो 1 लाख रुपए ऐड कर दूं, यही बोला आपने? बस इतना ही करके आएंगे एग्जाम हॉल में। इसी चीज को मना किया ना, तीसरी बार बोल रहा हूं तेरे को। ये जो लड़की आपकी वीडियो खराब कर रही है, इसका नाम कनक है। शी इज फ्रॉम कमल पब्लिक, कनक सैनी। और इसकी जो इंस्टा आईडी है वो भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आपकी जो बार बार फॉलो कर देना। फ्री में नहीं, पैसे लगते हैं उसके। हाँ जी, आप केवल इतना ही ट्रीटमेंट पहुंचाएंगे, ऑपरेटिंग में ये और फाइनेंसिंग में ये, इसलिए मार्क्स कहां से बनाओगे? अब आपको थोड़ा सा आता है सर, उस थोड़े से कुछ नहीं बनने वाला ना, एट द एंड तो मार्क्स बनने नहीं वाले। और बिल्कुल लॉलीपॉप पॉइंट छोड़ के आप फ्री फ्री के मार्क्स खराब कर रहे हैं। को दमदार बड़ा पॉइंट हो, चलो नहीं आया समझ में, आता भी है, आप बताएंगी? क्या बोला? इंटरेस्ट में से 1 लाख माइनस हो जाएगा? जिससे भी आपने पूछा उसको बोल पूरा बता। ये दूसरी मक्खी का नाम तेरा ही है, ये कनक के बाद क्या क्या हो? लाइव क्लास में डिस्टरबेंस नहीं। हाँ जी, जब आपने यहाँ पे ऐड किया है, क्यों किया है ये 10,000 पे ऐड क्यों किया ऑपरेटिंग में? याद कर रखा बस? आप बताएंगी? तो क्यों किया? तो सारे खर्चे जो भी लेस करे सबको ऐड कर देंगे। हाँ, क्योंकि ये आइटम ऑपरेटिंग है ही नहीं, और ये पी एंड एल को बनाते टाइम आपने एक्सपेंस साइड में लिया हुआ, उससे प्रॉफिट कम आया हुआ है। अब आपको पता लग गया ये आइटम, तो क्या करोगे? ऐड बैक करोगे। लेकिन ये आइटम है तो फाइनेंसिंग, तो वहां तो दिखा दो। क्या दिखाओगे? फाइनेंसिंग में पैसा पेमेंट आ रही है जा रही है? बेटा आपने 1 लाख दिखाया है, इंटरेस्ट कहां दिखाया है? आपने जो ये 1 लाख से 2 लाख हुआ, ये 1 लाख तो दिखा दिया है, वेरी गुड।
लेकिन जो ये पेमेंट गई है आपकी पॉकेट से, तो फाइनेंसिंग के अंदर आउटफ्लो तो दिखाओ। अब ये छोटा सा पॉइंट पूरा एट द एंड मिसमैच, मार्क्स गए। जो पहले ही बैठ गई, बैठिए, बोलिए बोलिए, बोल। ऐड कर देंगे हम, यहां पर लिख देंगे डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट, और ये वैल्यू कितनी आई आपकी 10,000। भैया मेरा ये एक्सपेंस है, और ये एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग है। हाँ तो गया तो फाइनेंसिंग का गया है ना, तो फाइनेंसिंग में लेस करूंगा ना। तो हमने कब मना किया है? ऑपरेटिंग में ऐड क्यों किए पूछा आपने? फाइनेंसिंग तो अब आएगा ना। तो डिवेंचर पे इंटरेस्ट आपने अभी पे किया है, 10,000 का लेस कर देंगे, और डिवेंचर इशू को लेकर 1 लाख की वैल्यू आपके सामने यहां पर ऐड कर देंगे। ऑल सेट। अब मेरे सामने एडिशनल हो गया, और स्टेप बाय स्टेप हम अपने जो पॉइंट में चल रहे थे, तो वहां पे इक्विटी खत्म, करंट लायबिलिटी को तो अभी ट्रीट नहीं करना है। तो ट्रेड पेबल और अदर करंट बाद में चलेगा, क्योंकि इसको लेकर अदर करंट में लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो वो देख लेना, क्योंकि वो फाइनेंसिंग में ही आता है। तो क्योंकि इसके आगे आपने देखा कि यहाँ पर नोट नंबर 3 लिखा हुआ है, तो एक बार उस 3 में झांक के आओ, क्या क्या है। 3 में आप जाएंगे तो अदर करंट लायबिलिटी में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सुन लो ध्यान से, लो बहुत अच्छा पॉइंट आ गया, बहुत अच्छा पॉइंट, सुन लो एक बार ध्यान से। जब मैंने साल शुरू किया, तो मेरे सामने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वाला पॉइंट 10,000 पे था, मतलब मैंने पहले से उसका अरेंजमेंट करके चल रखा था। तो हमने जो भी ट्रीटमेंट किया था प्रीमियम वाला, वो ये देखते हुए किया था कि ये बैलेंस है ही नहीं मेरे पास। लेकिन अगर मेरे पास प्रीमियम का पैसा देने का बैकअप रखा हुआ था 10,000 रुपए का, और साफ साफ दिख रहा है कि मैंने उसमें से 5,000 रुपए खर्च किए हैं, यूज किए हैं, तो इस साल के प्रॉफिट से मैंने अरेंजमेंट नहीं किया है। पहला तो सिक्योरिटी प्रीमियम देखना था हमें, वहां से यूज हुआ हो, सर वहां तो नहीं यूज हो रखा था। फिर हमने कहा सर आपने सारे प्रॉफिट से किया होगा, बिल्कुल किया होता, अगर ये वैल्यू मेरी कम यहां पे नहीं होती हुई दिख रही हो तो। इस टाइप से केसेस आपके प्रैक्टिस कर करके ही आएंगे। तो इसलिए अब ऑपरेटिंग वाला 5,000 आपको हटाना पड़ेगा, आएगा ही नहीं ना अब। हाँ, अब देखिए कुछ अगर वो ट्रीटमेंट नहीं किया होता ना, तो आप पूछते इस 5,000 क्यों नहीं कुछ करेंगे, क्योंकि ये नहीं होता तो मैं इस 5,000 को ऑपरेटिंग में दिखाता। लेकिन ये पैसा हमने इस साल के प्रॉफिट से लिया ही नहीं, इस प्रीमियम से लिया गया है, तो इसलिए वो आपस में कट गया है। तो आपका नेट इफेक्ट कैश फ्लो में आएगा ही नहीं। ये नहीं होता तो ऑपरेटिंग में ऐड बैक करते हम, तो वहां से उस आइटम को हटा लीजिए, यहां से लिया है, ऑपरेटिंग से हटाना है बस। इसलिए आपको पॉइंट ऊपर ऊपर से ट्रीट नहीं करने, उसके नोट्स टू अकाउंट नीचे जाके देखने हैं। तो आपने जो ये 5,000 वाला प्रीमियम और रिडेम्पशन वाला पॉइंट दिया हुआ है, इसको आप यहां से हटा दें। हाँ डाउट बोलिए किसका है? उसका कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। मीनिंग समझिए, मेरे को जो एक्स्ट्रा पेमेंट देनी थी, मैं ले कहां से रहा हूं? मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से ले रहा होता तो वो वहां पे बैलेंस चेंज होता दिखता, नहीं हो रहा था। इस साल के प्रॉफिट से ले सकता था, यस, लेकिन मेरे को दिखा कि यार एक जगह और प्रीमियम और रिडेम्पशन का बैलेंस मैंने मेंटेन करके रखा हुआ है, और वो अगर कम हो रहा है तो वहां से मैंने अपना पैसे का अरेंजमेंट किया है। गॉट इट? कनक कहेंगी। हाँ, तो अब आते हैं नॉन करंट एसेट के अंदर।
अमन जी स्टैंड अप। आपको कुछ पॉइंट ऐसा दिख रहा है जो भी ट्रीट होना रहता है नॉन करंट में? मिस्टर, मुझे आप बताएंगे कि आपने इतनी मेहनत करके ये क्या बनाया था? प्रॉपर्टी प्लांट और मशीन का जो बैलेंस लिया हुआ है इतना तो देखा होगा ना कि यहाँ पे कितनी वैल्यू दिख रही है तेरे को, वहां पे 510 नहीं है क्या? फिर तुम कुछ बोलने से पहले उसको रिलेट क्यों नहीं करते हो, देखते क्यों नहीं हो? 510 लिया तो था भाई। आगे बोल। क्या ट्रीट, अभी देखो हम इतना पता है कि इसके बारे में एडिशन में कुछ नहीं बोला, क्योंकि बोला होता तो ट्रीटमेंट हो चुका होता, क्योंकि हमने स्टेप ऐसे बना रखे हैं, इसलिए ये स्टेप की हैबिट डल गई, टाइम बहुत बचेगा। बार बार जाके आप एडिशनल पॉइंट में मत्था नहीं मारोगे। बताओगे क्या होगा इसका ट्रीटमेंट? इतना ये तो क्लियर हो गया सर, 30 से मेरा 80 हुआ है तो 50,000 रुपए का अमाउंट मेरे सामने आ गया। तो 50,000 रुपए ऐड होना कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ये पॉइंट आपके सामने ऐड होने वाला है। 30 से 80 हुए, हाँ माइनस होगा, पैसा गया है। और कोई ट्रीटमेंट? ये जो रेट गिवन है मतलब इतने का इन्वेस्टमेंट मिलेगा इंटरेस्ट मेरे को। अब मैं अज्यूम करता हूं साल के एंड में एक्टिविटी हुई है तो पूरे साल मेरे पास कितने की इन्वेस्टमेंट थी? 30 की या 80 की? आखिरी डेट को अगर आई है, ये अज्यूम कर रहा हूं मैं कि नई जो खरीदी है या कुछ बिकती है और कुछ नहीं बोला, तो लास्ट डेट को मानता हूं। तो पूरे साल ये 30 और 80 रुला देगा, आपको कंफ्यूज कर देगा। अगर ये इश्यू बोला होता कि 1 अप्रैल को हो गया, कि नया पैसा 50,000 जो आया 1 अप्रैल को आ गया, तो पूरे 80 पे इंटरेस्ट आप पे करते। क्वेश्चन साइलेंट है, हमने अज्यूम किया साल के एंड में। इनको खुद ही नहीं पता होता, हम बोलते रहते हैं। इनको खुद रियलाइज ही नहीं होता। तो 30 का 10% 3,000। चुप रहना। क्या क्या ट्रीटमेंट होगा? हम्म? अब ये एडलेस बोलने से पहले थोड़ा दिमाग में कुछ चलता भी है, बस बोलना होता है। तो लगा रखा होगा तो कम आ रखा होगा, एक्सपेंस है मेरा ये। इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है तो प्रॉफिट बढ़ा होगा या कम हुआ होगा? बढ़ा होगा तो प्रॉफिट क्या हो रखा, ज्यादा। अब ठीक करने के लिए क्या करूंगा, कम। और दूसरा इफेक्ट कहां आएगा? इन्वेस्टिंग में। आइडियलेस प्लस प्लस। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है भैया? और इन्वेस्टिंग के अंदर मैं जाऊंगा तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? हाँ तो हम घर चले गए क्या? और अगला आइटम हो गया कि परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट -50,000। तो आपके 3 स्टेप पूरे हो गए हैं। तिलवीन स्टैंड अप। आप ही हैं शायद, और तो कोई नहीं है। 1 और 2 स्टैंड अप। अभी पता लग जाएगा कि आप बादाम खाते हैं या नहीं खाते हैं। आप तिलवीन है ही नहीं। स्टेप बाय स्टेप कुछ याद बताएं, इस चैप्टर में हमने क्या अभी क्या क्या अटेम्प्ट किया क्वेश्चन, अभी क्या क्या स्टेप था, पहला क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया, इस वाले क्वेश्चन में।
नेट प्रॉफिट निकाला, उसके लिए क्या क्या वर्किंग की, रिजर्व सरप्लस में क्या देखा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का ओपनिंग क्लोजिंग देखा, रिजर्व तो था नहीं इसके अंदर। आगे डिविडेंड को लेकर क्या क्या था इस वर्किंग में, इंटरिम भी था, प्रेफरेंस शेयर का भी था, क्या बोली थी ना, बोनस बोला था, प्रपोज तो नहीं था ना इसमें, प्रपोज वर्ड था लेकिन प्रेफरेंस शेयर के ऊपर था, तो उसका ट्रीटमेंट आपने ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग के अंदर कर दिया था। अगला क्या पॉइंट था, डिविडेंड, टैक्स को लेकर गिवन था, टैक्स को लेकर एडिशनल कुछ नहीं था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में गिवन था, तो ओपनिंग वाला हमने क्या मान लिया, पेड, क्लोजिंग वाला मेड, तो हमने ऐड कर दिया जो प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर अपना मेड था। आगे एडिशनल में और क्या था, मशीनरी सोल्ड हुई थी, तो आपने अकाउंट बनाया था कि इतने वाले इतने में बिकी है, तो जो लॉस हुआ था, फिर डेप्रिसिएशन भी गिवन था, बैलेंस अमाउंट आपका परचेज के नाम से आया था। आगे क्या था, डिबेंचर्स को लेकर जाने से पहले आपका एडिशनल पॉइंट के अंदर था कि आपका नया शेयर इशू हो रहा है, वो डिटेल भी गिवन थी, प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं वो भी गिवन थे, तो उसको लेकर आपके फाइनेंसिंग का ट्रीटमेंट गया। फिर आपने देखा कि प्रीमियम अरेंज कहाँ से हुआ, तो पहले हमने ऑपरेटिंग मान के डाल दिया था, लेकिन पता लगा कि नोट्स अकाउंट के अंदर गिवन इन्फॉर्मेशन कि प्रीमियम रिडेम्पशन वहां से यूज हुई है, तो आपने इसलिए ऑपरेटिंग से हटाया, केवल फाइनेंसिंग में ट्रीट किया। फिर आप चले कि बैलेंस शीट में जो जो आइटम रहता है, करंट वाले नहीं, नॉन करंट वाले, उनका ट्रीटमेंट किया, जिसमें आपने डिवेंचर को लेकर वर्किंग की, आपने इन्वेस्टमेंट को लेकर वर्किंग की। अब ये सारे पॉइंट्स आपके खुद के दम पे निकलेंगे तब मजा आएगा। अब बच गया लास्ट स्टेप, करंट आइटम्स, बैठिए। तो इसको बोलते हैं, इसमें इन्वेस्टिंग खत्म हो जाता है और फाइनेंसिंग खत्म हो जाता है। इन्वेस्टिंग 2,15,000 और माइनस को क्या बोलते हैं, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, ऋषिका तो बोलती है आउटफ्लो, हाँ क्या ही फर्क पड़ता है, सब मुंह में। और फाइनेंसिंग के अंदर हम क्या बोलते हैं, अब ये टोटलिंग तुम लोग क्यों नहीं हुई है, ये फर्क है ना, यही तो पीछे रहते हो आप, और कोई वैल्यू बताएगा हम लिख लेंगे बैठ जाएंगे बस। ऑर्डर देते हैं, पीछे करो, मतलब तुम एंजल का गलत बता रहे हो, बता के दिखाना। एंजल ऐसे नाम खराब करेगी। अच्छा 2,20 तो नेगेटिव था ना बेटा, 28 लाइन पे, क्या ही फर्क पड़ता है, एक ही जीरो का तो फर्क, 3,000 लो 30,000 लो, है ना। हाँ जी, फाइनेंसिंग के अंदर बताना कितना है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव क्या बोलते हैं, तो मैं पहले ही बता चुका था स्टार्ट करने से पहले। टोटल कितना हो गया है, 3 लाख, तो उठा बोल देना, चली जा, 3,29,000, तो 329 के बाद हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर नेगेटिव है, तो नेगेटिव को लिखेंगे ना, नेगेटिव वाले को लिखते कैश यूज्ड, हाँ जी। अब फटाफट एक बार
करंट लायबिलिटी में पहुंचिए, पहला आइटम बताइए क्या है। करंट लायबिलिटी में पहुंचिए, पहला आइटम क्या है, जल्दी देखिए। करंट लायबिलिटी, पागल तो नहीं होगा लड़का ये, करंट लायबिलिटी बोल रहा हूं। हाँ जी, ट्रेड पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बिफोर वर्क, अरे बिफोर, हाँ जी, अरे लेआउट है, एएस ने बता रखा है वैसे करना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सबसे, सभी जा रहे हैं, हाँ जी। सबसे पहला करंट लायबिलिटी का आइटम बताइए, इंक्रीज डिक्रीज कितना, 87,000, 100,000। अगला आइटम, इन लायबिलिटी इंक्रीज तो आईडी करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इन अदर करंट लायबिलिटी, नोट्स टू अकाउंट के अंदर ढूंढना है, उसमें अदर गिवन अलग से, या प्रीमियम वाले को ढूंढ रहे हो आप। नोट्स टू अकाउंट में, नोट्स टू अकाउंट में अनपढ़, तुम पे मेरे को एक चवन्नी का भरोसा नहीं है। मैं मान ही रहा, कहाँ गिवन है। अबे इसका तो हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी, इसके अंदर अगर अदर में अदर होगा तो करना है बेटा जी, इसका तो आप ट्रीटमेंट खत्म कर चुके हो, आपस में सेट ऑफ हो चुका है वो, तो दोबारा से इस 5 को लेकर नहीं जाओगे, इसलिए मेरे को चवन्नी भर का भरोसा नहीं है तुम्हारे ऊपर। हाँ, इसको थप्पड़ मार। करंट इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट लेते हैं तो उसको आप जब तीनों एक्टिविटी खत्म हो जाती है तब उसका ट्रीटमेंट आएगा। करंट एसेट में ढूंढिए और कौन सा पॉइंट है, कैश को छोड़ के और करंट इन्वेस्टमेंट को छोड़ के। इन्वेंट्री इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इन, डिक्रीज होगा तो ऐड करेंगे कितना, ट्रेड रिसीवेबल का नेट बैलेंस कितना कितना चेंज हुआ है, प्रोविजन प्रोविजन को लेकर नहीं जाना। डिक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना होगा, जल्दी निकालिए। तिलवीन वैल्यू निकाल रही है, चैटे कर रही है, लेकिन लेस करके जो नेट वैल्यू है उनमें डिफरेंस देखना है बस। हाँ, वो उसके बाद चेंज ऐड हुआ है, लेस हुआ है, कम। बेटा जी, जिसको नहीं आता है वो देख लीजिए, आपकी वैल्यू हिमानी खुद से चेक करके बता बेटा, तो बोल क्यों नहीं रही है, क्या वो बताइयो। अब ये तक नहीं पता कौन सा पॉइंट चल रहा है, बताना। ट्रेड रिसीवेबल में क्या चेंज हो रहा है, उसको क्यों नहीं दिख रहा। और कोई आइटम है तो इसको, इसके बाद आएगा टैक्स पेड, सब कुछ करके। ये क्या है, हम्म, इसको लेकर नेट बताओ पहले। हाँ जी, 3 लाख,
और लास्ट में टैक्स पेड बताओ कितना है, लेस करे कितना आया, बेटा करंट इन्वेस्टमेंट और कैश वाला आइटम जो है उसको बोलते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट, और वो लेते हैं जब आप तीनों एक्टिविटी का ट्रीटमेंट पूरा कर लेते हैं तब। तो सारी एक्टिविटी करने के बाद आप मुझे बताएंगे ऑपरेटिंग का आंसर कितना आया है, 3,07,000। इन्वेस्टिंग का कितना आया है, 240। फाइनेंसिंग कितना आया है, हाँ जी 29। कैश यूज्ड है, नेगेटिव है। अरे आपके सामने भी तो सॉल्यूशन है यार।